हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस फिजिक्स क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि ऑप्टिक्स की क्लासेस आप लोग कंटिन्यू ले रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास होगी वो ऑप्टिक्स की लास्ट क्लास होगी और लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक युक्तियाँ मतलब कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर के अंदर रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ घटनाओं का अध्ययन किया था। उनके अंदर परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और आज जो है इन घटनाओं के बाद में कुछ प्रकाशिक युक्तियां। यहाँ पे हम लोग दो प्रकार की युक्तियों की बात करेंगे, एक सूक्ष्मदर्शी की और एक बात करेंगे दूरदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी भी हमारे पास में दो प्रकार का होगा, एक होगा सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसी प्रकार से दूरदर्शी भी दो होगा, एक होंगे अपवर्तक दूरदर्शी होगा और एक होगा परावर्तक दूरदर्शी। देखो, प्रकाशिक युक्तियों के अंदर मैंने आपको बताया कितने प्रकार की प्रकाशिक युक्तियां आप लोग पढ़ोगे। इसके यहाँ पे दो प्रकार की प्रकाशिक युक्तियां आप लोग पढ़ोगे। एक तो कौन सी आएंगी, एक तो आएगा सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, और एक आप लोग पढ़ोगे दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। ये दो युक्तियां आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी हम लोग दो देखेंगे, एक होगा सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ऐसे ही दूरदर्शी भी आपके पास में दो आएंगे, एक आएगा अपवर्तक दूरदर्शी रिफ्रैक्टिव और एक आएगा रिफ्लेक्टिव परावर्तक दूरदर्शी। ये दो प्रकार के आप लोग दूरदर्शी पढ़ोगे। आज हम लोग दोनों की बात करेंगे। सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी दोनों पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी और एक पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और फिर अब बात करेंगे हम लोग दूरदर्शी की। तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखो सूक्ष्मदर्शी का जो है अध्ययन वो क्यों किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी को हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, यानी कि जिन वस्तुओं को हमारी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, या तो हम लोग उसको जो है जिनका आकार बहुत ही कम होता है, नैनोमीटर के अंदर उसका आकार होता है, उनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है उसको देखने के लिए कौन से यंत्रों काम में लेंगे, सूक्ष्मदर्शी को। यानी कि सूक्ष्मदर्शी लगाने के बाद में उन वस्तुओं का और जो बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखने लग जाएगा। दूरदर्शी का यूज जो होगा वो दूरदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं कि वस्तु बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर स्थित है, दूर स्थित है, इसलिए आंखों से उसको स्पष्ट तरीके से नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, दूरदर्शी लगाएंगे। दूरदर्शी लगाने के बाद में उस वस्तु का और प्रतिबिंब हमको स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएगा। हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी हम पहले बात करेंगे किसकी, सरल सूक्ष्मदर्शी की, फिर बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। देखो किसी भी टॉपिक को आप लोग पढ़ो, इन चारों के अंदर चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पढ़ो, चाहे दूरदर्शी को पढ़ो, चारों के अंदर हम लोग तीन चार टॉपिकों की बात करेंगे। जैसे वो टॉपिक कौन कौन से होंगे, सीक्वेंस वाइज उनके अंदर चलेंगे। देखो पहले में हम लोग पढ़ रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला जो टॉपिक होगा इसके अंदर पॉइंट होगा वो होगा बनावट, कि सरल सूक्ष्मदर्शी दिखता कैसा है। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगी इसकी कार्यविधि, ये कार्य कैसे करेगा, इसको उपयोग में कैसे लेंगे। तीसरा जो पॉइंट होगा हम लोग निकालेंगे, चाहे कोई सा भी यंत्र पढ़ो, उसकी आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। ये तीन टॉपिक हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। और चौथा जो होगा वो होगा इसके अंदर कुछ विशिष्ट स्थितियां, कि प्रतिबिंब को अगर यहाँ पे बिंब को अगर यहाँ पे रखते तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, इन सब की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो तो पहले अगर मैं बात करूं सरल सूक्ष्मदर्शी की, कि इसकी बनावट कैसी होती है, कार्यविधि कैसी होती है, इन सब की बात करते हैं। देखो पहली बात तो बनावट कैसी होती है। यहाँ पे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, दैट सपोज करके देखो कि यहाँ पे कोई वस्तु थी, बहुत ही छोटी सी वस्तु है, यहाँ पे आप लोग खड़े हो ए बी, ठीक, या फिर ये मान लो ये है वस्तु, ये वस्तु है, ये मैंने थोड़ी बड़ी करके आपको दिखाई है लेकिन एकदम से छोटे आकार की, और ये आपकी है आंखें, ये क्या है, आपकी आंख है। आप अपनी आंखों से इस वस्तु को देखना चाह रहे हो लेकिन आपको दिखेगी नहीं, दिख नहीं रही, इसका आकार बहुत ही कम है। आप ज्यादा से ज्यादा आप इसको स्पष्ट देखना चाहो तो आप ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को पास से पास लेके आ सकते हैं। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ,
वस्तु को पास से पास लाने पर स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है आंखों की वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हमको कोई भी वस्तु जो स्पष्ट दिखाई दे सकती है। ये है न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी, न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी। और यहाँ पे हम लोग जो न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी वो कैपिटल डी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? कैपिटल डी से शो करेंगे। अब देखो, पहले हमने कोई भी अभी तक कोई भी यंत्र काम में नहीं लिया है, सूक्ष्मदर्शी को हमने काम में नहीं लिया है। हमारे पास में एक वस्तु थी, हम लोग इसको देखना चाह रहे थे, इसका आकार छोटा था लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो देखो, इस वस्तु के द्वारा हमारी आंख के ऊपर एक कोण बनाया जाएगा। मान लो ये कोण है अल्फा। कौन सा कोण है? ये अल्फा। तो इस वस्तु के द्वारा आंख के ऊपर एक कोण बनाया जाएगा। यहाँ पे इस कोण को बोलेंगे दर्शन कोण। क्या बोलेंगे इसको? दर्शन कोण, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल बोलेंगे इसको। तो ये दर्शन कोण बना। ये कब बना है? हमने कोई भी यंत्र नहीं लगाया, बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। ठीक है, ये भी दर्शन कोण है। अब देखो, अगर मैं अपनी आंख और इस वस्तु के बीच में कोई यंत्र रख देता हूं, मान लो मैंने कोई यहाँ पे एक यंत्र लगा लिया। फिलहाल हम लोग कौन से यंत्र लगाएंगे? सूक्ष्मदर्शी वाला यंत्र लगाएंगे। अब सूक्ष्मदर्शी लगाने के बाद में इस आंख के द्वारा, इस आंख को हम सूक्ष्मदर्शी के अंदर से देखेंगे तो इस वस्तु को, तो ये वस्तु हमको क्या दिखने लग जाएगी? बड़ी दिखने लग जाएगी। तब मान लो ये वस्तु अपन को इतनी बड़ी दिखने लग गई, सपोज दैट ए डैश बी डैश। तो ये वस्तु जो है हमारी आंख के ऊपर क्या बनाएगी? कोण बनाएगी। पहले कोण इतना था, अब ये कोण बढ़ गया। कोण का मान क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब मान लो कोण का मान ज्यादा हुआ, इस कोण को मैंने मान लिया क्या? बीटा। तो ये बीटा भी क्या है? दर्शन कोण है। लेकिन ये दर्शन कोण कब बना है? यंत्र लगाने के बाद में वस्तु के द्वारा या फिर वस्तु के प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण कौन सा है? बीटा। तो लास्ट के अंदर हम लोग जो आवर्धन क्षमता निकालेंगे, किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि यंत्र लगाने के बाद वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण वो कौन सा है? बीटा। और उसकी स्पर्शज्या निकालेंगे यानी कि tan बीटा, और बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण यानी कि tan अल्फा का अनुपात क्या कहलाती है? किसी भी यंत्र की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये होता है। यही फॉर्मूला हम लोग सूक्ष्मदर्शी के अंदर काम में लेंगे और यही फॉर्मूला हम लोग किसके अंदर काम में लेंगे? दूरदर्शी के अंदर काम में लेंगे। वापस सुन लो, लास्ट में हमको निकालना यही है। जब अपनी आवर्धन क्षमता निकल के आ जाएगी तो उसकी पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी उस यंत्र की। तो निकालना क्या है? यंत्र के द्वारा आंख पर बनाया, वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कौन सा है? tan बीटा। और बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण कौन सा है? tan अल्फा। और इन दोनों का अनुपात क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता। तो पहले हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी यंत्र के अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि बिना यंत्र के हम लोग क्या करेंगे? दर्शन कोण निकालेंगे। फिर यंत्र लगाने के बाद में क्या निकालेंगे? दर्शन कोण। और फिर उन दोनों का अनुपात ले लेंगे तो क्या आ जाएगी? आवर्धन क्षमता। बस ये तीन ही काम हमको करने हैं सारे के सारे यंत्रों के अंदर। तो ये जो यंत्र होता है, जब हम लोग लगाएंगे आंख और वस्तु के बीच में, कौन सा? सूक्ष्मदर्शी, यानी कौन सा दर्शी? सरल सूक्ष्मदर्शी। देखो यहाँ पे एक बेसिक सा अंतर है। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक लेंस लगा होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो लेंस लगे होंगे। और वो लेंस कौन से होते हैं? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो है एक ही लेंस लगा होता है और वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। बस इसकी बनावट के बारे में आपको एक दो बातें लिखनी है कि इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? एक उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस का द्वारक छोटा होने के कारण इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। बस ये दो ही बातें लिखो कि सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक लेंस लगा होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है, और जिसका द्वारक कम होने के कारण उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। अब बात करेंगे क्या? इसकी कार्यविधि की। कार्यविधि के अंदर मैंने आपको बताया 2 पॉइंट हमको निकालने हैं। 2 पॉइंट हम लोग निकालेंगे। पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? बिना यंत्र के दर्शन कोण। और दूसरा क्या निकालेंगे? यंत्र लगाने के बाद में। और यहाँ पे यंत्र कौन सा है? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो पहला देखो, मान लो हमारे पास में ये वस्तु है ए बी, ठीक है। तो फिर ऐसे लिख लो कि वस्तु को डी दूरी पर रखते हैं। वस्तु को डी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि न्यूनतम। हम चाहते हैं कि हमने तो इस वस्तु को पास से पास आकर के देख लिया, फिर भी हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो वस्तु को डी दूरी पर रखते हैं। पहला काम तो यही करेंगे, वस्तु को डी दूरी पर रखते हैं। तो ये एक मैंने वस्तु ले ली ए बी, ये हमारी आंख है, और इस वस्तु को हमने आंख से जो है कितनी दूरी पर रखा है?
डी दूरी पे, और इस वस्तु ने आंख के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाया है, मान लिया कि अल्फा कोण बनाया है। तो ये अल्फा क्या है, अभी तक हमने यंत्र नहीं लगाए हैं, तो ये अल्फा है बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो हम टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से हम, आप मेरे को एक बात बताओ, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे कौन है ए बी, आधार यहाँ पे कौन है डी। ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर नाम 1। ऐसे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन बीटा की वैल्यू, लेकिन टेन बीटा की वैल्यू कब आएगी, जब हम लोग आंख और इस वस्तु के बीच में क्या रख देंगे, यंत्र रख देंगे। अब देखो, आंख और वस्तु की, इधर समझना एक बार, आंख और वस्तु के बीच में, जैसे ये अपनी आंख है, नेत्र है, और ये अपनी वस्तु थी ए बी, इसके बीच में मैंने आपको बताया अभी क्या रखेंगे, एक यंत्र रखिए। कौन सा यंत्र है, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होता है, एक लेंस लगा होता है, और वो भी कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। दैट सपोज मैंने ये क्या रख दिया, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के सामने ये वाली वस्तु रखी हुई है, हम लोग चाहते हैं कि ये वाली वस्तु हमको बहुत ज़्यादा बड़ी दिखे, सीधी दिखे। तो बड़ी देखने के लिए, सीधी देखने के लिए आप इस वस्तु को इस लेंस के सामने कहाँ पे रखोगे, सपोज कर आप मेरे को आईडी से बताओ। इस वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब आप बनाना चाहते हो, बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, आप इस वस्तु के प्रकाशिक केंद्र और इस लेंस का जो फोकस है, उन दोनों के बीच में रखोगे। इस वस्तु को रखोगे कि नहीं रखोगे, इन दोनों के कहाँ पे रखोगे, बीच में रखोगे। तब इससे जो प्रकाशिक किरण जाएगी उसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, एक प्रकाशिक किरण ऐसी जाएगी, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा आपको, इसके पीछे मिलेगा, सीधा मिलेगा, आभासी मिलेगा, और वस्तु से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो फिर हम लोग किसकी वैल्यू काउंट करेंगे, बीटा की वैल्यू काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब अब जो है हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी के वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य रखते हैं। रखो, इधर देखना, मैंने एक ले लिया, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे हमारी आंखें हैं। अभी मैंने, और ये हमारी मान लो वो वस्तु थी, कौन सी, ए बी। इस वस्तु और आंख के बीच में मैंने क्या लगा दिया, अभी एक लेंस लगा दिया। ये लेंस क्या है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर याद रखना एक लेंस लगा होता है। अब देखो, यंत्र लगाने के बाद में क्या होगा, एक प्रकाशिक किरण ऐसे जाती है, ये उसको क्या कर देता है, अभिसारित। एक दूसरी प्रकाशिक किरण कहाँ से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। जब हम लोग इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो हमको इनका प्रतिबिंब मिलता है यहाँ पे। और कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, ए डैश बी डैश। कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, ए डैश बी डैश। और इस प्रतिबिंब के द्वारा, या फिर ऐसे मान लो, अब जो है वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया जो कोण है वो कौन सा है, बीटा। और यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू आप काउंट करोगे, टेन बीटा की वैल्यू, तो इस वस्तु के द्वारा भी बीटा कोण बनाया जा रहा है, उस प्रतिबिंब के द्वारा बीटा कोण बनाया जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बराबर ही आएगी। तो देखो, ए डैश बी डैश बटे, चलो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, टेन बीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। आधार देखो, ये तो कौन सी दूरी हो गई, बिंब दूरी हो गई। ये कौन सी दूरी हो गई, प्रतिबिंब दूरी होगी। प्रतिबिंब दूरी को क्या मानते हो, v मानते हो। तो लंब बटे आधार, लंब कौन सा है, ए डैश बी डैश बटे आधार कौन सा है, v। या फिर ऐसे नहीं निकालो, अब ऐसे निकाल सकते हो, इसको लंब मान लो, बट्टे में क्या है, आधार, ए बी बट्टा यू। दोनों तरीके ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई, टेन बीटा की वैल्यू। वापस याद रखना, मैंने इस वस्तु और आंख के बीच में एक लेंस लगाया है, उत्तल लेंस। उस उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में मैंने क्या रखा है, वस्तु को रखा है। और इस वस्तु का कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इसके वस्तु के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने ये देख लो, बीटा है, वस्तु के यंत्र लगाने के बाद में जो कोण बनता है उस दर्शन कोण को क्या बोलते हो, बीटा। तो लंब बटे आधार या फिर लंब बटे आधार, दोनों तरीके से आपके एक ही वैल्यू का आप निकाल सकते हो।
ये कार्य विधि के अंदर आपको करना है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता निकाली। आवर्धन क्षमता का मैंने आपको सूत्र बताया था, यंत्र लगाने के बाद बड़ा दर्शन कोण यानी कि tan बीटा, और यंत्र लगाने बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण क्या कहलाता है, और उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता, tan बीटा बटे tan अल्फा। तो m बराबर tan बीटा की वैल्यू कितनी है, AB बटा U, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, AB बटा D, AB बटा D। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो AB बटा U, ये ऊपर जाएगा तो इंटू D अपॉन में क्या आ जाएगा, AB, AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। तो M की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो कितनी आई है, D अपॉन में U, D अपॉन में U। ठीक है, ये हमारे पास में पूरी कंप्लीट हो गई क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, M इक्वल टू D अपॉन में U। D यहाँ पे क्या है, निकटतम पहुंच की दूरी, डी की वैल्यू कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यू यहाँ पे क्या है, बिंब दूरी, यू ही तो है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल के आ गई। अब देखो कुछ विशेष स्थितियां भी हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। तो इसी के अंदर कार्य विधि, आवर्धन क्षमता, और उसके बाद में अगला जो टॉप पॉइंट है वो है विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों की अगर बात करें, दो विशेष स्थितियां हम लोग बात करेंगे सारे मतलब सारे के सारे टॉपिकों के अंदर दो विशेष स्थितियां हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वो अंतिम प्रतिबिंब अगर डी दूरी पर ही बन जाता, हमने यहाँ पे लिया है और वो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाए, एकदम से स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी दूरी पर ही बन जाए। यदि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर प्राप्त हो तो उस कंडीशन के अंदर ये जो v होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, d के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, चलो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, d दूरी पे बनेगा, तो प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर होगी, d के बराबर होगी। तब आवर्धन क्षमता क्या होगी ये बतानी है पहली कंडीशन में। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर d बटा u, यही होता है। हमको 1 बट्टा u की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन में u की वैल्यू। देखो मैं आपको इधर समझाऊं, हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या होता है, 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन में u। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, u की वैल्यू। पहले देखो इस कंडीशन के हिसाब से रखें, v की वैल्यू किसके बराबर है, d के बराबर, चलो d तो रख दिया, लेकिन ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा ये लेंस के कौन सी साइड में बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में चिन्ह परिपाटी के अनुसार सारी दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, तो डी को भी आप क्या लोगे, नेगेटिव। फॉर्मूले में क्या है, माइनस 1 अपॉन में यू भी कौन सी साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भी आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस का इधर आया किसका हो जाएगा, प्लस का, 1 अपॉन में एफ, ये माइनस का था इधर आया किसका हो गया, प्लस का, बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1 अपॉन में यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 1 बट्टा एफ प्लस 1 बट्टा डी। ये वैल्यू आप कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। तो एम बराबर डी ऐसा कैसा, 1 अपॉन में यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में एफ प्लस 1 अपॉन में डी। इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो m बराबर d, यहाँ से d से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो d बढ़ेगा, d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, प्लस d इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, d अपॉन में f। तो क्या आवर्धन क्षमता निकल के आएगी, 1 प्लस d अपॉन में f। तो एक पहली कंडीशन के अंदर तो आवर्धन क्षमता निकल के आएगी ये। तो हमेशा याद रखना मैंने क्या किया है, अगर अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पे बढ़ता है तो प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर हो जाएगी, d के बराबर हो जाएगी। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये था, हमने किसकी वैल्यू निकाली है, 1 अपॉन में u की वैल्यू, कौन से फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूले से। क्या होता है, 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन में u। v की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस का d, लेफ्ट हैंड साइड में बना इसलिए। u की जगह पे भी क्या पुट करोगे, माइनस का u, क्योंकि ये भी कौन सी साइड में है, ये भी माइनस की साइड में। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये इस साइड में आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो m का मान कितना निकल के आया, 1 प्लस d अपॉन में f।
दूसरी अंतिम कंडीशन क्या होती है? दूसरी विशेष स्थिति ये होती है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पे ना बन के अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता, अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बनता? अनंत पे। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इन्फिनेटिव पर बने। आप मेरे को एक बात बताओ, v का मान तो आप यहां से इन्फिनेटिव ले रहे हो, चलो ठीक है। अगर अंतिम प्रतिबिंब इन्फिनेटिव पे बनेगा तो मेरे को एक बात बताओ, बिंब आपको कहां पे लेना पड़ेगा? बिंब आपको कहां पे लेना पड़ेगा? फोकस पे लेना पड़ेगा। चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, 1/f बराबर इसकी वैल्यू कितनी कर दिया आपने? इन्फिनेटिव। 1/इन्फिनेटिव ये तो क्या हो गया? 0। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो u बराबर क्या निकल के आया? f। तो सीधी सी बात है, तब आपको u बराबर क्या लेना पड़ेगा? f। अगर बिंब जो है वो फोकस पे होगा तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। तब आवर्धन क्षमता क्या निकल के आएगी? देखो, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? d बटा u। m बराबर क्या हो जाएगा? u की जगह पे क्या पुट कर देंगे? f। तो m बराबर क्या निकल के आ जाएगा? d अपॉन में f। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ये पूरा का पूरा आपका क्या कंप्लीट हो गया? सरल सूक्ष्मदर्शी। ये विशेष स्थितियां इसलिए काम में आती हैं, अगर आपको सीधा सीधी बात देता है अगला कि सरल सूक्ष्मदर्शी कि आपने फोकस पे वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? इन्फिनेटिव पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर आप सरल सूक्ष्मदर्शी रखने के बाद में अंतिम प्रतिबिंब जो है वो एकदम से स्पष्ट दिखता है, तो एकदम से स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? d होती है। इसका मतलब u का मान आपने कहां पे रखा होगा वस्तु को? तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? m बराबर 1 + d बटा f। ओके, चलो दूसरा जो यंत्र है वो कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उसकी बात करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी बनावट मैंने आप लोगों के सामने बनाई हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक उत्तल लेंस लगा होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक धातु की नली होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है एक धातु की नली है। इस धातु की नली के ऊपर एक छोटा लेंस लगा हुआ है, एक बड़ा उत्तल लेंस लगा हुआ है। ये जो छोटा वाला उत्तल लेंस है ये हमारी वस्तु के पास में है, वस्तु के पास में है, ऑब्जेक्ट के पास में है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर लेंस। ये जो है बड़े वाला लेंस ये हमारे आँख के पास में है, इसको बोलेंगे नेत्र के पास में, इसको बोलेंगे आई लेंस। और हिंदी में इनको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? वस्तु के पास में है, इसको बोलेंगे अभिदर्शक लेंस। क्या बोलेंगे? अभिदर्शक लेंस। तो ये वाला तो है कौन सा? अभिदर्शक लेंस। ये हमारी आँख के पास में है, इसको क्या बोलेंगे? अभिनेत्र लेंस, आई लेंस, अभिनेत्र लेंस। तो इस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर कितने लेंस लगे होंगे? 2 लेंस। एक छोटा लेंस होता है जो हमारी वस्तु के पास में होगा, इसको बोलेंगे अभिदर्शक लेंस, और एक आँख के पास में होगा, इसको क्या बोलेंगे? अभिनेत्र लेंस। ये धातु की नली के सिरों पे होते हैं। देखो, इसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलोगे आप लोग, बार बार ऑब्जर्वर लेंस बोलोगे, इसलिए इसका जो है सेंटर में मान रहा हूँ क्या है? O है। क्या है? O। इसको हम लोग जो है आई लेंस बोलेंगे, इसलिए इसका जो प्रकाशिक केंद्र है उसको मैं ई से शो कर रहा हूँ, छोटे ई से। किसे शो कर दिया? छोटे ई से। इसलिए हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस लेंस के लिए जो आप लोग बिंब दूरी काउंट करोगे उसको u0 से, प्रतिबिंब जो इसका बनेगा उसको v0 से, फोकस दूरी जो इसकी होगी उसको f0 से। इसके लिए जो बिंब दूरी होगी उसको VUE से, प्रतिबिंब जो बनेगा उसको VE से। E क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इसका सेंटर क्या है? E है। इसका सेंटर क्या है? O है। देखो अभी क्या होता है। तो बनावट के अंदर आपको क्या क्या लिखना है? बनावट के अंदर आप ये लिखोगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक धातु की नली के 2 सिरों के ऊपर 2 लेंस लगे होते हैं, 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक लेंस वस्तु के पास में होता है जिसका द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। इसको क्या बोलते हैं? अभिदर्शक लेंस। दूसरा जो उत्तल लेंस होता है वो आँख के पास में लगा होता है, नेत्र के पास में लगा होता है, इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। इसका द्वारक बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, बनावट के अंदर सिर्फ आपको ये बातें लिखनी है। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है कार्यविधि का। कार्यविधि इसकी इंपॉर्टेंट है, और कार्यविधि को समझते हुए हम लोग क्या निकालेंगे? इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। देखो कार्यविधि के अंदर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग जो है इस वस्तु को इस अभिदर्शक लेंस के सामने रखेंगे। सामने कहाँ पे रखेंगे? हम लोग इसको, ये तो हो गई इसकी क्या हो गई? बिंब दूरी हो गई। तो इसकी बिंब दूरी को मैंने आपको बताया किससे शो करोगे? u0 से। और इसको फोकस से पीछे ही रखेंगे। इसका फोकस मान लो यहाँ पे है, इसका फोकस है f0।
क्या है इसका फोकस f0। तो ये जो है यहाँ पे हमेशा याद रखना, मैंने अभी जो वस्तु को रखा है u0 का मान ज़्यादा है f0 से। इस कंडीशन के अंदर मैंने वस्तु को रखा है, मतलब इस वस्तु को फोकस के पीछे रखा है। फोकस के पीछे रखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अभी देखो मैं इसका प्रतिबिंब आपको बना के दिखाऊं। एक प्रकाश की किरण से सीधी जाएगी, हमेशा जाती है। दूसरी जो, और ये प्रकाश की किरण हमेशा जिस बिंदु को काटेगी, ये प्रकाश की किरण से चली जाएगी और इस बिंदु को काटेगी, इसका क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। दूसरी जो प्रकाश की किरण जाएगी वो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। ये दूसरी प्रकाशिक किरण चली गई प्रकाशिक केंद्र से, और इसका जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब मैंने मान लिया क्या है, a डैश b डैश। इस प्रकार से आपने सर्वप्रथम इस छोटे वाले लेंस के सामने f0 से ज़्यादा दूरी के ऊपर अपने एक वस्तु को रखा और इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब मिला आपको, a डैश b डैश। ये वाला आपको प्रतिबिंब बन गया। ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य। इसलिए सुनो, बिंब का कार्य करेगा, इस प्रतिबिंब को बिंब का कार्य करेगा। आपको ये मानना है कि ये जो बिंब है इस लेंस के सामने, इसके फोकस, इसका फोकस बिंदु मैंने मान लिया कितना होता है, FE। फोकस और इस प्रकाशिक केंद्र के बीच में है ये बिंब। अगर ये वाला बिंब इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो आप मेरे को ये बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस बिंब के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, वासी और सीधा। तो एक प्रकाश की किरण तो जाएगी ऐसे से पहले, तो ये वाली हमारी आंखों से, दूसरी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। जब इन किरणों को आप लोग पीछे की तरफ बढ़ाओगे, जब इन किरणों को आप लोग पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो इसका जो प्रतिबिंब आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको इसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा आपको इसका, यहाँ पे मैंने इसका प्रतिबिंब आपको मिला दिया। बिंब था a डैश b डैश, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, a डबल डैश b डबल डैश। तो बिंब था a डैश b डैश, प्रतिबिंब कैसा बन गया, a डबल डैश b डबल डैश। इसके लिए ये जो है किसका काम करेगी, ये बिंब दूरी का काम करेगी। इसकी जो बिंब दूरी है इसको अपन लोग प्रदर्शित कर रहे हैं UE से, और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करोगे, VE से। ये क्या बन गया, इसकी प्रतिबिंब दूरी। तो इस लेंस की फोकस दूरी तो है ये FE से E तक की, और ये है बिंब दूरी UE, और ये इसकी क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी हो गई VE। अब देखो इसकी कार्यविधि के अंदर क्या क्या पॉइंट लिखने हैं हमको। कार्यविधि के अंदर हमारा टारगेट क्या होता है कि हम लोग कार्यविधि के द्वारा हम लोग क्या निकालें, आवर्धन क्षमता निकालें। तो पहली पॉइंट तो देखो अपन लोग क्या निकालेंगे, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, tan बीटा बटे tan अल्फा। तो पहले देखो, सबसे पहले क्या कहाँ पे रखेंगे, कार्यविधि के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि वस्तु को, अभी तक अपन ने tan अल्फा क्या होता है कि बिना लेंस लगाए या फिर बिना यंत्र लगाए हमने वस्तु को देखना चाहा, वो हमको दिखी नहीं। फिर हमने क्या लगाया, यंत्र लगाया। और इस बार कौन सा यंत्र लगाएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अभी पहले हम लोग जो यंत्र नहीं लगा रहे हैं, पहले हम लोग जो वस्तु को d दूरी पर रखते हैं, वस्तु को d दूरी पर रखते हैं। तो ये हमारी आंख थी, ठीक है, और हमारी आंख के सामने हमने वस्तु ली थी AB, और इस वस्तु को आंख से कितनी दूरी पे रखा था, d दूरी के ऊपर। और इस वस्तु ने हमारे आंख के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाया था, अल्फा कोण बनाया था। यहाँ से हमने tan अल्फा की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई, लंब बटे आधार, AB अपॉन में क्या आ गया, D आ गया। AB अपॉन में क्या आ गया, D आ गया। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर नाम 1। दूसरा पॉइंट, तो ये तो है क्या, बिना यंत्र लगाए वस्तु के द्वारा आंख पर बना हुआ दर्शन कोण। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan बीटा की वैल्यू आप लोग इसके अंदर निकालोगे। tan बीटा क्या होता है, बीटा होता है यंत्र लगाने के बाद प्रतिबिंब के द्वारा बस आंख के ऊपर बनाया गया कोण, या फिर यंत्र लगाने के बाद वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो प्रतिबिंब, ये देखो अभी अभी हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट के अंदर आंख और इस वस्तु के बीच में हमने क्या रख दिया, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को रख दिया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर आपको पता है कितने लेंस लगे होते हैं, 2 लेंस। और ये इसका लास्ट में क्या बना, प्रतिबिंब। दैट सपोजिट कि इस प्रतिबिंब के द्वारा और आंख के ऊपर बनाया गया जो दर्शन कोण है वो कितना है, अल्फा है, सॉरी कितना है, बीटा।
चिंता लगाने के बाद में कौन सा कोण बढ़ता है, बीटा। तो ये कोण कितना है, बीटा है। अगर हम लोग यहाँ से tan बीटा की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, tan बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकालें, तो tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी निकल के, tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, या तो देखो ये बड़े वाला ट्रायंगल अगर हम लोग काम में लेते हैं तब तो ये क्या हो जाएगा, लंब a डबल डैश b डबल डैश, आधार क्या हो जाएगा ये वाला यानी कि VE, a डबल डैश b डबल डैश, आधार क्या हो जाएगा VE। या फिर अगर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें इसकी, तो लंब कौन सा हो जाएगा, a डैश b डैश, और आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला UE, आधार कौन सा हो जाएगा UE। इन दोनों से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो अगला जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट कौन सा था, बनावट, दूसरा था कार्यविधि, तीसरा जो पॉइंट हम लोग निकालेंगे वो क्या होती है, आवर्धन क्षमता। इसकी आवर्धन क्षमता अगर हम लोग निकालें, मैग्निफिकेशन पावर, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो, tan बीटा की वैल्यू, चलो इसके अंदर भी आपने ए बी वाली वैल्यू रखो, तो इसके अंदर भी ये रखो, a डैश b डैश अपॉन में आधार की वैल्यू कितनी आ गई UE बटे tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू कौन सी है, AB अपॉन में D। इसको अगर आप डबल बट्टा में है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ पे चली जाती है, ऊपर, तो D कहाँ पे आ जाएगा ऊपर, AB कहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो m का फॉर्मूला क्या निकल के आया आपके सामने, a डैश b डैश अपॉन में UE गुणा D अपॉन में क्या आ गया AB। ये फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आ गया आवर्धन क्षमता का। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अगर लिखें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो m बराबर क्या आ गया D, देखो मैं a डैश b डैश AB AB वालों को पास पास में लिख रहा हूँ, a डैश b डैश अपॉन में क्या आ गया AB गुणा D अपॉन में क्या आ गया UE। ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल के आ गया। या तो आप लोग यहाँ तक छोड़ सकते हो, या फिर इसको आगे कंटिन्यू अगर करें, a डैश b डैश अपॉन में AB की वैल्यू निकालें, तो देखो यहाँ से हम लोग दो त्रिभुज काम में लेंगे। एक त्रिभुज तो कौन सा काम में लोगे आप लोग, ये छोटे वाला या फिर ये प्रतिबिंब वाला है, इस लेंस के एक तो प्रतिबिंब का, इस लेंस के एक बिंब का। इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन सा बना था, ये वाला OA डैश B डैश, और इस लेंस के लिए बिंब का कार्य कौन सा कर रहा है OBA। और दोनों के दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, क्या है सर्वांग सम है, तो एक बार यहाँ तक आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूँ, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, देखिए m की वैल्यू ये आई। मैंने दो त्रिभुज यहाँ से लिए हैं, एक तो इस लेंस के द्वारा, बिंब के द्वारा कौन सा बना है, ट्रायंगल OA डैश B डैश, सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल OBA के, ट्रायंगल OBA की। अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सर्वांग सम है तो क्या होगा, इसका लंब अनुपात में इसका लंब, इसका आधार और अनुपात में इसका आधार, तो A डैश B डैश अपॉन में AB, इसका लंब बटे में इसका लंब, इसका आधार उतना ही होगा जितना इसका आधार होगा। इसका आधार कितना है OA डैश, और ये OA डैश इस लेंस के लिए किसका कार्य कर रही है, प्रतिबिंब दूरी है ना, ये किसकी, इस लेंस की क्या है प्रतिबिंब दूरी V0। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी V0, तो V0 अपॉन में इस लेंस का आधार कौन सा है U0, कौन सा है। अगर चिन्ह परिपाटी को भी अगर आप लोग यूज करोगे तो सुनो मेरी बात, ये कौन सी साइड में है V0, राइट हैंड साइड में, तो ये तो क्या लेोगे आप लोग प्लस, U0 कौन सी साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये किस में आएगी ये माइनस में। तो अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के सर्वांग सम है तो A डैश B डैश अपॉन में AB किसके बराबर आ जाएगा V0 अपॉन में U0 की। ये वैल्यू जो हमारे पास में आई है, चलो इसको अगर हम मानते हैं समीकरण, तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, सुनो मेरी बात, तब आवर्धन क्षमता m का मान क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन में AB की जो वैल्यू है हमारे पास में ये आई है, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस V0 अपॉन में U0 गुणा D बट्टे में क्या आ जाएगा UE। तो फाइनली हमारे पास में आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला। ये फॉर्मूला देखो ये बात भी शो करता है
कि आवर्धन क्षमता जो है अंततः हमको क्या प्राप्त होती है, नेगेटिव प्राप्त होती है। और नेगेटिव आवर्धन क्षमता हमेशा क्या शो करती है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना है अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश, ये प्रतिबिंब देखो इस बिंब का ये क्या था, प्रतिबिंब, और इस बिंब का ये क्या है, प्रतिबिंब। फाइनली इसके पीछे बना है, इसलिए बनेगा तो कैसा, ये आभासी, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा। तो हमेशा याद रखना, कोई आपसे एक नंबर के अंदर ये पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति हमेशा याद रखेंगे कैसा प्रतिबिंब होता है, ये आभासी एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, आभासी एवं, सीधा नहीं होगा, आभासी एवं उल्टा। उल्टा कौन शो कर रहा है, ये आवर्धन क्षमता प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अगर विशेष स्थितियों की बात करें इसके अंदर, तो विशेष स्थितियां इसके अंदर देखो, दो विशेष स्थितियां लगेंगी। वही विशेष स्थितियां हैं जो सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर हम लोगों ने लगाई थी कि अगर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, डी दूरी पर बने। विशेष स्थितियों की बात करें, विशेष स्थितियां पहली तो कौन सी है, यदि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनेगा, तब लोग मेरे को एक बात बताओ, वी बराबर आप लोग क्या रखोगे, डी रखोगे। वी बराबर क्या रखोगे, डी रखोगे। अच्छा, तो अब देखो, तब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता हमारे पास में फाइनल ये निकल के आई है माइनस B0 अपॉन में U0 गुणा डी अपॉन में क्या जाएगा, UE। अपन लोग 1/UE का मान निकालेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। और कहाँ से निकालोगे, वो लेंथ सूत्र से। वी नो दैट लेंथ सूत्र क्या होता है, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। इसके हिसाब से अगर रखें 1 अपॉन में FE बराबर, VE की वैल्यू कहाँ पे रखोगे, D। और ये प्रतिबिंब इस लेंस के कौन सी साइड में बना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में बना है। इसको क्या लेोगे आप लोग, माइनस 1/UE। ये जो UE है ये भी इस लेंस के कौन सी साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में। इसको भी क्या काउंट करोगे, माइनस। ये माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस। तो 1/UE बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/FE प्लस में क्या आ जाएगा, 1/D। तो 1 अपॉन में UE का मान हमारे पास में आ गया, ये मान कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस B0 U0 गुणा D, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1 अपॉन में FE प्लस 1 अपॉन में D। ये जो आवर्धन क्षमता निकल के आएगी, ये कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, D दूरी पे। आप इस D को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग इसको आगे सोल्व भी कर सकते हो। यहाँ से D कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, D दूरी पर। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दूसरा पॉइंट है जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। दूसरी विशेष स्थिति क्या होती है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर बने। एक मिनट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो उस कंडीशन के अंदर VE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन आप लोग मेरे को बताओ, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, इसका मतलब वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, फोकस पे रखी हुई है। तो ये प्रतिबिंब आप लोग अनंत पे बना रहे हो, इसका मतलब ये जो बिंब है ये इस लेंस के कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। यानी कि UE जो है वो किसके बराबर है, FE के बराबर है। तो UE का मान हमारे पास में आ गया। ये UE का मान आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में रखो, तो M बराबर क्या आ जाएगा, V0/U0 इंटू D/UE का मान कितना रख दोगे, FE रख दोगे। ये वाली हमारे पास में क्या आ जाएगी, आवर्धन क्षमता। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, D दूरी पे बनेगा। ठीक है, ये थी सारी सारी बातें किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, जिसके आने की संभावना सबसे प्रबल रहती है। एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताया था मैंने, एक बताया था अपवर्तक दूरदर्शी। चलो अभी ये जो है सूक्ष्मदर्शी पूरा हो गया है। आगे जो हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे वो करेंगे दूरदर्शी की। देखिए
इन टॉपिक्स को अगर आएंगे ये पेपर के अंदर तो 4 नंबर के आएंगे और इनके आने की संभावना हर बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर इनमें से इन चारों यंत्रों में से एक ना एक बहुत ही मतलब ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और इनके अंदर भी सूक्ष्मदर्शी के अंदर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के अंदर अपवर्तक दूरदर्शी की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है आने की। और जरूरी नहीं है पूरा पूरा टॉपिक आपसे 4 नंबर के अंदर पूछे, 1 नंबर के अंदर आपसे ये पूछ सकता है इनका नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा जो यंत्र है वो कौन सा है? दूरदर्शी। दूरदर्शी का यूज मैंने आपको बताया था, टेलीस्कोप का यूज कब किया जाता है? जब आपको बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, अब अपन को पता नहीं कितनी दूरी पर रखी हुई है, मान लो कि अनंत दूरी के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? दूरदर्शी का, टेलीस्कोप का। पहले हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी को खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। खगोलीय का मतलब होता है आकाशीय पिंड, जैसे चांद है, तारे हैं, सूर्य है, वो छोटे छोटे तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? खगोलीय दूरदर्शी का। तो हमारा अगला जो है वो टॉपिक है अपवर्तक या खगोलीय दूरदर्शी। अपवर्तक या खगोलीय दूरदर्शी ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, सिर्फ हम लोग जो है लेंसों का मतलब कि स्थान चेंज करेंगे। उसके अंदर छोटा लेंस पहले था, बड़ा लेंस बाद में था, इसमें बड़ा लेंस पहले होगा और छोटा लेंस क्या होगा? बाद में होगा। इसके देखो बनावट के अंदर क्या क्या होता है, पहले जो पॉइंट आएगा इसका वो क्या है? बनावट। इसका मैं डायग्राम आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, देखना एक बार। इसके अंदर पहले जो लेंस लगा होगा वो ज्यादा आकार का होगा और बाद में जो लेंस लगा होगा वो कम आकार का होगा। ओके, तो एक धातु की नली के दोनों सिरों के ऊपर, एक सिरा धातु की नली का ये है, एक सिरा धातु की नली का ये है। इस धातु की नली के दोनों सिरों के ऊपर दो लेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे एक लेंस जो होगा ये वस्तु के पास में होगा, एक लेंस तो किसके पास में होगा? वस्तु के पास में। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पे है हमको पता ही नहीं है। मान लो कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? अनंत पे रखी हुई है, इसलिए मैं बहुत ही छोटे से आकार की वस्तु यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि बनाना कोई जरूरी भी नहीं है, आप सीधी भी दिखा सकते हो कि कहाँ से किरणें आएंगी? अनंत से किरणें आएंगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने बना दी कि एक वस्तु वो कहाँ पे रखी हुई है? अनंत पे रखी हुई है। ऑब्जेक्ट के सामने जो लेंस रखा हुआ है उसको बोलेंगे ऑब्जर्वर लेंस, विदर्शक लेंस। इसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे? अभिदर्शक लेंस। नामांकित डायग्राम की बात जब भी आएगी तो आपको ऐसे नाम लिख के वहां पे आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो एक तो अभिदर्शक लेंस है, एक लेंस जो लगा होगा वो हमारे नेत्र के पास में होगा, आंख के पास में होगा, इसलिए इसको बोलेंगे अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस है? अभिनेत्र लेंस, आई लेंस। इसलिए इसका जो सेंटर होगा वो ऑब्जेक्ट के पास में है, इसलिए इसके सेंटर को बोलेंगे ओ से शो करेंगे। ये नेत्र के पास में है, आई के पास में, इसको आई लेंस बोलेंगे, इसलिए इसको सेंटर को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ ई से। सेम टू सेम मैंने बताया वैसे ही। देखो इसके अंदर भी कार्य विधि के अंदर, तो इसकी बनावट के अंदर आपको सीधी सी बात लिखनी है कि इसके अंदर धातु की नली के दो सिरों के ऊपर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक लेंस वस्तु के पास में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। इसका द्वारक बड़ा होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। एक लेंस आंख के पास में होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, इसका द्वारक छोटा होता है, फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। ये सारी बातें लिखनी है आपको बनावट के अंदर। कार्य विधि के अंदर भी हम लोग दो दो पॉइंट लिखेंगे। कार्य विधि के अंदर पहला जो पॉइंट लिखेंगे, देखना इसके अंदर आपको वो नहीं लगाने की वस्तु को आप लोग पहले बिना यंत्र के देखोगे या फिर बाद में यंत्र के द्वारा देखोगे। इसके अंदर एक ही कार्य विधि के अंदर दोनों पॉइंट यहाँ पे एक साथ में आ जाएंगे। देखो कैसे होगा। सबसे पहले दैट सपोज यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, मैंने ज्यादा दूरी के ऊपर रख दी क्या? यहाँ पे एक वस्तु है ए बी, इसका आकार बहुत कम है, तो इससे एक किरण पहले ऐसी जाएगी और ये किरण यहाँ पे क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी। ओके, दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया? ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। आप लोग मेरे को एक बात बताओ, जब अनंत पे वस्तु होती है
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे वस्तु होती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब जो बना है, ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? इस लेंस के फोकस पे बना है। ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये क्या है? f0। और यही दूरी क्या है? v0 भी यही है। प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर है? फोकस दूरी के बराबर है। और ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करेगा। ठीक है। और इसको आपको मानना है कि इसको आप कहाँ पे रखोगे? इस प्रतिबिंब को, या फिर ये जो बिंब का कार्य करेगा, इसको आप इसके केंद्र और इसके फोकस के बीच में रखोगे। ये मैंने इसका फोकस बना दिया, कौन सा है? एफ ही। और इसका जो फोकस अगर ये है, तो इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बनेगा? एक प्रकाश किरण तो इसके किनारे से जाएगी, दूसरी कहाँ से जाएगी? प्रकाशीय के केंद्र से जाएगी। जब इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओगे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर बिंब ए डैश बी डैश थे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डबल डैश बी डबल डैश। ये जो है, ये दूरी इस लेंस के लिए किसका काम करेगी? बिंब दूरी का काम करेगी। बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हो? यू ई से। और ये जो दूरी है, ये किसका काम करेगी? प्रतिबिंब दूरी का। प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हो? वी ई से। ठीक है। तो ये बन गया इसका डायग्राम। अब देखो, अब लोग क्या करना है आपको? बिंब तो अपन को पता ही नहीं है कहाँ पे है, इसलिए हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखें? वस्तु को पास में लेके नहीं आ सकते। वस्तु है ही कहाँ पे? बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर स्थित है। पहले तो वस्तु हमारे पास में थी, उसको पास में ला करके देख रहे थे, हमको दिख नहीं रही थी, इसलिए हमने कौन सा यंत्र लगाया था? सूक्ष्मदर्शी लगाया था। अब वस्तु बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर है, तो इतनी ज़्यादा दूर है कि ना ही तो हम लोग वस्तु के पास में जा सकते हैं, ना ही वस्तु को हमारे पास में लेके आ सकते हैं। इसलिए अल्फा कोण तो बनेगा नहीं। इसलिए अल्फा कोण देखो यहीं पे इसको मानना पड़ेगा कि इस वस्तु ने यहाँ पे जो कोण बनाया है, ये कोण तो कौन सा है? अल्फा। और इस वस्तु का जो ये अल्फा कोण है, मतलब तो इसका जो ये प्रतिबिंब ये बना है, इस प्रतिबिंब के द्वारा आँख के ऊपर जो बनाया गया कोण होता है, वो कौन सा कोण होता है? बीटा। अब यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? tan अल्फा की वैल्यू भी निकालेंगे और tan बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। tan अल्फा की वैल्यू आप मेरे को बताओ क्या होगी? अल्फा कोण ये है इस त्रिभुज के अंदर, देखो तो क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश। आधार कौन सा हो गया? ओ ए डैश। और ओ ए डैश किसके बराबर है? f0 के बराबर है। तो लंब हो गया ए डैश बी डैश, आधार कितना हो गया? f0। आधार कितना हो गया? f0। ये आ गया समीकरण 1। ऐसे अगर tan बीटा की वैल्यू निकालें, बीटा कौन कौन सा है? ये वाला। लंब कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश। आधार कौन सा हो गया? यू ई। आधार कौन सा हो गया? यू ई। या फिर बड़े वाले के अंदर देखोगे तो लंब कौन सा हो गया? ए डबल डैश बी डबल डैश। आधार कौन सा हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वी ई। दोनों किस तरीके से लिख सकते हो? अगर ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टे आधार कितना लिखोगे? वी ई। या फिर इस छोटे वाले की ट्रायंगल से करोगे तो क्या आ जाएगा? लंब तो कौन सा आ जाएगा? ए डैश बी डैश। आधार कौन सा आ जाएगा? यू ई आ जाएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या निकालते हैं? इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर tan बीटा बट्टे में क्या होता है? tan अल्फा। इस फॉर्मूले में रखें, tan बीटा की वैल्यू रखो इसके अंदर, चलो ये रख दो। तो a डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा? यू ई। tan अल्फा की वैल्यू रखो इसके अंदर। tan अल्फा की वैल्यू कौन सी है? a डैश बी डैश अपॉन में आधार कौन सा है? f0। ये डबल बट्टा में इनको गुणा में चेंज करोगे तो क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन में यू ई। ये ऊपर जाएगी, नीचे वाली कहाँ पे चली जाएगी? ऊपर। और ऊपर वाली कहाँ पे आ जाएगी? नीचे। कौन सी आ जाएगी? नीचे। ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश क्या हो गया? कैंसिल। तो m बराबर क्या आ गया? f0 अपॉन में क्या आ गया? यू ई। ये किसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है?
ये फॉर्मूला होता है अपवर्तक दूरदर्शी या फिर खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। वापस सुनो मैंने क्या क्या किया। हमको आवर्धन क्षमता निकालने के लिए tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। बिंब के द्वारा यहाँ पे बनाया गया कौन कौन सा है अल्फा, प्रतिबिंब के द्वारा इस लेंस पे बनाया गया कौन कौन सा है बीटा। tan अल्फा निकालोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर देखना आपको, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया a डैश b डैश, आधार हो गया f0, रख दिया। इस ट्रायंगल में देखोगे बीटा के द्वारा दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये भी बन रहा है, एक ये बड़े वाला भी बन रहा है। बड़े वाले के हिसाब से लंब कौन सा आ जाएगा a डबल डैश b डबल डैश, आधार कौन सा आ जाएगा ve, रख दिया। छोटे वाले के हिसाब से लंब कौन सा हो जाएगा a डैश b डैश, आधार कौन सा हो जाएगा ue। इन दोनों वैल्यू को आप लोग रखोगे आवर्धन क्षमता के सूत्र के अंदर, तो आपको आवर्धन क्षमता क्या मिलेगी f0 बटे ue। इसकी दो विशेष स्थितियां होती हैं। अब देखो आपको विशेष स्थितियां लगा करके दिखाऊं। तो आवर्धन क्षमता का आपके पास में फॉर्मूला क्या आया f0 बटे ue, ये वाला फॉर्मूला आया। विशेष स्थितियों की अगर बात करें, विशेष स्थितियां, इसके अंदर पहली तो वही बनेगी यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने d दूरी पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब ve बराबर d दूरी पर बने, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है f0 बटे ue, यही होता है ना। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग 1 बट्टा ue की वैल्यू निकाल के रखेंगे। कहाँ से रखोगे, वही लेंस फॉर्मूला, वी नो दैट 1 बट्टा f बराबर क्या होता है 1 बटा ve माइनस 1 अपॉन में ue। सेम एज इट इज वही काम करना है जो पहले किया था। ये लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे, यहाँ पे भी क्या जाएगा माइनस का d, ue भी कौन सी साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी क्या हो जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का ue, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1 बटा d। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी f0 1 बटा ue का मान कितना है fe प्लस 1 बटा d। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आता है किसका अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो d दूरी पे बन रहा हो। अगली जो विशेष कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके ऊपर काफी बार पूछा जाता है। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो अनंत पे बन रहा हो तो ve का मान कितना ले होगे इन्फिनिटिव ले होगे। अगर प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो ue बराबर क्या होगा, वस्तु कहाँ पे रखी हुई होगी इसके फोकस के ऊपर, तो ue बराबर क्या होगा f ही होगा। ये ue का मान आप लोग आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में रखोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा f0 बट्टे fe। तो बहुत सी बार ये होता है कि हमको जो है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी दे देता है दूरदर्शी के अंदर, एक तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी दे देता है इतनी है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी इतनी है, तो बताओ आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा। तो दोनों क्या कर देना है और बोलेगा अगला कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है अनंत पे बन रहा है, तो आपको दोनों का क्या निकाल देना है अनुपात निकाल देना, वो क्या आ जाएगी उनकी आवर्धन क्षमता आ जाएगी। ये था अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर कुछ कमियां हैं, 2-3 कमियां हैं। उन कमियों के कारण इस दूरदर्शी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। वो कौन सी कमियां हैं। पहली बात तो इस दूरदर्शी का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसको धातु की नली के सिरों के ऊपर इसको स्थापित करना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है, स्थापित करना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। दूसरी बात आकार बड़ा होने के कारण या फिर लेंसों का आकार भी ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादातर क्या होता है खर्चीला ज़्यादा होता है, खर्चीला ज़्यादा होने के कारण भी इसका उपयोग क्या किया जाता है कम किया जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है वो है वर्ण विपदन। याद रखना एक समस्या इसके अंदर देखी जाती है वर्ण विपथन। वर्ण विपथन का मतलब होता है प्रकाश के फैलने की समस्या, प्रकाश का फैलना। जब अनंत से कोई किरणें आती हैं तो वो किरणें इसके ऊपर सही तरीके से नहीं आपतित हो पाती हैं, वो पहले क्या हो जाती हैं काफ़ी दिशाओं के अंदर फैल जाती हैं। उनके फैलने की समस्या भी इस दूरदर्शी के अंदर पाई जाती है। तो एक तो
आकार ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसका उपयोग कम किया जाता है। आकार ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसको धातु की नली के सिरों पर स्थापित करना क्या होता है, कठिन होता है, खर्चीला ज़्यादा होता है। तीसरी, इसके अंदर वर्ड विपथन की समस्या यानी कि प्रकाश के फैलने की समस्या पाई जाती है, इसलिए इस दूरदर्शी का उपयोग जो बहुत ही कम किया जाता है। इसलिए हम लोग जो है इसके स्थान पर एक दूसरा दूरदर्शी उपयोग में लेते हैं, जिसका नाम क्या है, परावर्तक दूरदर्शी। तो लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक है हमारा इस यूनिट का ऑप्टिक्स का, वो है परावर्तक दूरदर्शी। अगला जो होगा हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसको आपको ढंग से समझना है। फिर हम लोग जो है एक बड़ी मैराथन क्लास लेकर के आ रहे हैं जल्दी ही, उसका वेट आप सब लोगों को ज़्यादा नहीं करवाएंगे। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, परावर्तक दूरदर्शी। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसका आकार छोटा ही होता है, फोकस दूरी हालांकि इसकी उतनी आएगी f0/f ही आएगी। तो फोकस दूरी के ऊपर आवर्धन क्षमता इसकी उतनी आएगी f0/f ही। आवर्धन क्षमता वगैरह ये हम लोग इसके लिए स्पेशल नहीं दिखाएंगे, आपको बस इसकी बनावट के ऊपर ध्यान देना है। इस दूरदर्शी की सिर्फ आपको बनावट के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो क्या होता है, क्या क्या प्रश्न इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं उसकी बात करेंगे। इसके अंदर भी एक धातु की नली होती है, देखो मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ। इसके अंदर देखो क्या होता है, इस दूरदर्शी के अंदर, परावर्तक दूरदर्शी के अंदर एक धातु की नली होती है। इस धातु की नली के एक सिरे के ऊपर एक जो है अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। जब अनंत के ऊपर वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु से कोई भी प्रकाश की किरण आएंगी तो ये सारी की सारी किरणें कहाँ पे टकराएंगी, इस अवतल दर्पण के ऊपर टकराएंगी। यहाँ पे अवतल दर्पण उस किरणों को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो पहला प्रश्न तो यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ पे पूछा जाता है कि इस दूरदर्शी का नाम परावर्तक दूरदर्शी है, तो इस दूरदर्शी के अंदर परावर्तक का कार्य कौन करता है। तो हमेशा याद रखना, परावर्तक दूरदर्शी के अंदर परावर्तक का कार्य कौन सा दर्पण करता है, अवतल दर्पण करता है। पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखो इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आपको है, वो है f0। कितनी है, f0। मतलब इसकी फोकस दूरी इस साइड में होगी, लेफ्ट हैंड साइड में होती है, और इसकी फोकस दूरी से थोड़ा सा पहले जो है एक समतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, एक समतल दर्पण। और समतल दर्पण के ठीक सामने एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये उत्तल लेंस जो है यहाँ पे किसका कार्य करेगा, ये कार्य करेगा अभिनेत्र लेंस का। ये हमारी आंख का काम करेगा एक प्रकार से। हम लोग जो है यहाँ पे आंख लगा करके पूरी घटना को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या बताया, इसमें धातु की नली के एक सिरे पर क्या लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है जो परावर्तक का कार्य करेगा, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, f0। और इसके फोकस से ठीक पहले क्या रखा हुआ है, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण के ठीक सामने क्या लगा हुआ है, एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस किसका कार्य करेगा, अभिनेत्र लेंस का कार्य करेगा। ये सारी की सारी बातें हो गई इसकी बनावट के बारे में। अब कार्य विधि के अंदर देखो आपको क्या क्या लिखना है। कार्य विधि के अंदर आपको ज़्यादा बातें इसके अंदर नहीं लिखनी है, कि यहाँ पे मान लो आपने कोई बिंब माना तो उससे प्रकाश की किरणें आ रही है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ रेड पेन से। यहाँ से प्रकाश की किरण आई अनंत से, हम लोग चाहते हैं कि वो वस्तु हमको साफ, तो यही ये दर्पण इसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। क्या कर दिया उसने, इसको परावर्तित। इसके सामने क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण। ये समतल दर्पण भी इसको कहाँ पे क्या कर देगा, इसको परावर्तित कर देगा। मान लो ए बी एक बिंब है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई थी, इसका जो प्रतिबिंब है हमको यहाँ पे मिल गया ए डैश। ऐसे एक बिंब, एक वस्तु का दूसरा किनारा कौन सा है, बी, यहाँ से भी एक प्रकाश की किरण आएगी, ये भी इसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। और ये भी कहाँ पे जाएगी, टकरा करके यहाँ पे जाएगी। इसका प्रतिबिंब भी कौन सा बनेगा, बी डैश। इस प्रकार से इस वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा बन गया, ए डैश बी डैश। तो अनंत से किरणें आई इस दर्पण से, अवतल दर्पण से, और समतल दर्पण से क्या हुई, परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के बाद में इसका प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब है
ये प्रतिबिंब इस अभिनेत्र लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। और इसका जो प्रतिबिंब है वो देखो कहाँ पे मिलेगा आपको, ये किरणें पीछे की ओर भी बढ़ेंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी। अब यहां से भी किरणें आएंगी, यहां से भी किरणें आएंगी, और जब इन किरणों को आप लोग पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ऐसा बताया जाता है कि इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कौन सा बनता है, ये ए डैश बी डैश बिंब था, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। और कितनी दूरी के ऊपर, ये इसके लिए किसका कार्य करेगी, बिंब का कार्य, प्रतिबिंब दूरी का कार्य करेगी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है ये सारी की सारी कार्यविधि का। तो आप लोग कार्यविधि के अंदर क्या क्या लिखोगे, सुनो कि अनंत पे एक वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण और समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक प्रतिबिंब बनाती हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, ये ए डैश बी डैश जो है इस अभिनेत्र लेंस के लिए किसका कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है, जिसका हमको आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब कैसा मिलता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो लास्ट में आपको याद रखना क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता के अंदर क्या क्या बात याद रखोगे, ज्यादा बातें आपको याद नहीं रखनी है। इसकी आवर्धन क्षमता उतनी होती है जितनी किसकी होती है, परावर्तक दूरदर्शी की होती है, F0 बट्टे F, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु हमने कहाँ पे ली है, अनंत पे ली है। प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे। अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो सीधी सी बात है ये F क्या है, ये F जो है इसकी फोकस दूरी है, किसकी, F। देखो अनंत पे वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब आपने कहाँ पे बना लिया, इसके फोकस के ऊपर। अब वस्तु रखी हुई है इसके फोकस के ऊपर, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये प्रतिबिंब जो बना है कहाँ पे बना है, अनंत पे बना है। तो F ही तो है इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये बिंब रखा हुआ है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या मिलेगी आपको, जब बिंब अनंत पे, बिंब जो है फोकस पे रखा हुआ हो, प्रतिबिंब अनंत पे बने, तो आवर्धन क्षमता क्या मिलती है आपको, m बराबर F0 बट्टे F। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। साथ में इसके फायदे भी हैं कि ये जो दूरदर्शी है ये कैसा होता है, इसका आकार कम होता है, इसमें प्रकाश के फैलने की समस्या क्या होती है, कम होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो इसको मतलब कॉम्प्रेस्ड करने वाले कई दर्पण लगा दिए हमने, एक परावर्तक दर्पण लगा दिया, फिर अवतल दर्पण लगा दिया, एक समतल दर्पण लगा दिया, तो प्रकाश को फैलने की समस्या क्या इसके अंदर कम पाई जाती है, आकार कम होता है, तो सीधी सी बात है खर्चीला भी क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है, तो ये सारी सारी बातें पाई जाती हैं किसके अंदर, परावर्तक दूरदर्शी के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये क्लास थोड़ी लंबी जरूरी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर हमने सूक्ष्मदर्शी को और दूरदर्शी को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगली जो यूनिट होगी वो हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग क्लासेस को जो है कंटिन्यू देखते रहें और अपना सपोर्ट जो है यूं ही बनाए रखें। अगर आपका सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम मिलता रहेगा तो हमारा भी उत्साह जो है वो बढ़ता रहेगा, और हम जो और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना जो है प्यार बनाए रखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।